वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। यूरोपियन हिस्ट्री का एपिसोड 7 है। एपिसोड 6 में हमने कॉन्टिनेंटल सिस्टम डिस्कस किया था नेपोलियन का, और हमने देखा था कि वो फेल क्यों हो गया, उसके क्या रिजल्ट्स निकले कॉन्टिनेंटल सिस्टम के, और वही कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन की अनपॉपुलैरिटी का वजह बना, और उसी कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से नेपोलियन को वॉर्स लड़नी पड़ी। कैसे, देखें, आज का एपिसोड इसी के बारे में है। पेनिनसुलर वॉर 1808 टू 1840। ठीक, देखें, नेपोलियन ने 3 मिस्टेक्स की हैं। 3 मिस्टेक्स ऑफ नेपोलियन, ये अपने जहन में फिट कर लें कि नेपोलियन की 3 मिस्टेक्स। सबसे पहला, इन्फोर्सिंग कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इन्फोर्स किया, और इतना स्टबबॉर्न एटीट्यूड था उसका कि वो बस चाहता था ग्रेट ब्रिटेन को किसी ना किसी तरह घुटनों पे ले आए। वो ये नहीं देख रहा था कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से जो उसने इंप्लीमेंट किया हुआ है, पूरे यूरोप के अंदर स्टारवेशन हो गई, स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गई, राइजिंग प्राइसेस हो गए, सोशल अनरेस्ट आ गया। इस चीज को वो नहीं देख रहा था, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, और उसने इन्फोर्स करता रहा कॉन्टिनेंटल सिस्टम को। पहली गलती। दूसरी गलती देखें, अटैक ऑन पुर्तगाल। जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम को उसने इन्फोर्स किया, हालात खराब हो गए, यूरोप के अंदर स्टारवेशन आ गई, तो सबसे पहले पुर्तगाल ने रिवॉल्ट किया। उसने कहा कि मैं मजीद इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, हालात मेरे कंट्री में खराब हो रहे हैं। तो नेपोलियन इतना जिद्दी था कि उसने कहा कि तुम करोगे, और उसने डिक्लेयर कर दी वॉर। किसके ऊपर? पुर्तगाल के ऊपर। ठीक, वजह क्या बनी पुर्तगाल के ऊपर अटैक करने की? कि पुर्तगाल ने रिफ्यूज किया था कि मैं मजीद इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इंप्लीमेंट अपने कंट्री में नहीं कर सकता। यह दूसरी गलती थी कि इसने पुर्तगाल पे अटैक कर दिया। तीसरी गलती, इंप्रिजनिंग हायर ऑफ स्पेन। इसको अभी हम यहां पे पढ़ेंगे कि स्पेन का जो प्रिंस था फर्डिनेंड, उसको इसने इंप्रिजन कर दिया, और स्पेन के अंदर अपने एल्डर ब्रदर को ले आया और उसको बादशाह बना दिया स्पेन का। ये इसकी तीसरी बड़ी गलती थी। ठीक, देखें, सबसे पहले हम इस डेवलपमेंट्स को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह लेके चलेंगे। आप लोगों को बहुत इजीली समझ आएगा, और एंड पे जाके आपको नेपोलियन पूरी तरह, उसकी जो बादशाहत है, उसकी पावर, सब कुछ खत्म हो जाएगी। देखें, कॉन्टिनेंटल सिस्टम इसने इन्फोर्स किया हुआ था, जो हमने पढ़ा, पहली गलती, और हालात खराब हो गए। ठीक, सबसे पहले पुर्तगाल ने रिवॉल्ट किया कि मैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम को मजीद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो नेपोलियन ने पुर्तगाल के ऊपर अटैक करने का सोचा कि मैं पुर्तगाल के ऊपर वॉर लड़ता हूं, उसके साथ उस पर अटैक करता हूं। तो अटैक ऑन पुर्तगाल थ्रू यूजिंग स्पेनिश सॉइल। अब पुर्तगाल पे अटैक करना था, तो नेपोलियन ने स्पेन के साथ एक मुआहिदा किया कि आप मुझे अपनी जमीन यूज करने दो, ताकि हमारे फ्रेंच ट्रूप्स स्पेनिश सॉइल से होते हुए जाएं और पुर्तगाल पे अटैक करें। गौर से सुने इस बातों को, कि स्पेन को उसने ऑफर की कि आप मुझे अपनी जमीन दे दो, स्पेनिश सॉइल दे दो, मेरे फ्रेंच ट्रूप्स स्पेनिश सॉइल को यूज करते हुए जाएंगे और पुर्तगाल पे अटैक करेंगे। आगे देखो, मेड ऑफर टू स्पेन टू पार्टीशन पुर्तगाल विद स्पेन। और जाहिर बात है, अगर स्पेनिश सॉइल को यूज करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर तो देनी होगी, कुछ ना कुछ फायदा तो देना होगा। तो नेपोलियन ने उन्हें एक लॉलीपॉप दिया कि मैं पुर्तगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, उनमें से एक हिस्सा स्पेन अपने पास रख ले, पुर्तगाल का। स्पेन तो खुश हो गया कि यार मुझे तो पुर्तगाल का हिस्सा मिलेगा, मेरी जमीन बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो कंट्रीज थे यूरोप के अंदर, वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे चलते थे, अपनी जमीन, अपनी टेरिटरी को बढ़ाते थे दूसरी टेरिटरीज पे कब्जा करके। तो यहां से नेपोलियन ने उसको ऑफर कर दी कि भाई मैं पुर्तगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, मुझे बस सिर्फ आप अपनी स्पेनिश सॉइल को यूज करने दो, ताकि मेरे फ्रेंच ट्रूप्स यहां से गुजर के पुर्तगाल पे अटैक कर दें, हम वहां पे वॉर लड़ेंगे, और जब हम जीत जाएंगे तो हम पुर्तगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा आपका। स्पेन मान गया। अब देखो आगे डेवलपमेंट क्या हुई। ब्लफ्ड स्पेन, डिसीव किया स्पेन को। ये जो ऑफर दी थी ना कि मैं पुर्तगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, उनमें से एक हिस्सा आपको दे दूंगा, ये ब्लफ था, डिसेप्शन थी, धोखा था। नेपोलियन हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टीशनिंग पुर्तगाल। नेपोलियन के जहन में ये चीज नहीं थी कि मैंने पुर्तगाल को डिवाइड करना है और उनमें से एक हिस्सा स्पेन को देना है, ऐसी इंटेंशन उसकी नहीं थी। जस्ट स्पेन को एक लॉलीपॉप दिया था। जब स्पेन के लोगों को नेपोलियन की इस इंटेंशन का पता चला कि नेपोलियन तो पुर्तगाल को डिवाइड नहीं करना चाहता, हमें सिर्फ डिसीव कर रहा है, हमें सिर्फ लॉलीपॉप इसने दी है, तो क्या हुआ? राइज ऑफ स्पेनिश सेंटिमेंट्स हुए अगेंस्ट फ्रेंच अलायंस। तो स्पेन के लोगों ने कहा कि हमारा जो स्पेन का बादशाह है,
चार्ल्स फोर, उसका नाम ये लिखा है चार्ल्स फोर, स्पेन का जो बादशाह है, इसने नेपोलियन के साथ एग्रीमेंट करके फ्रेंच के साथ अलायंस बना के बहुत बड़ी गलती की है। नेपोलियन तो हमें धोखा दे रहा है, उसकी तो कोई इंटेंशन है ही नहीं कि वो पुर्तगाल को डिवाइड करेगा, तो हमारा बादशाह ऐसा फैसला कैसे कर सकता था? हमारे बादशाह ने कैसे फ्रांस के साथ अलायंस बना लिया? हमारे बादशाह को कैसे पता नहीं चला कि नेपोलियन की इंटेंशंस जो हैं उसके अंदर डिसेप्शन है? तो स्पेनिश जो सेंटिमेंट्स है वो उभरने लगे और बहुत ज्यादा उभरे कि आखिरकार चार्ल्स फोर एब्डिकेटेड थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन फर्डिनेंड। फिर चार्ल्स फोर ने मान लिया कि यार मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि मैंने नेपोलियन की बातों में आ गया, मैंने नेपोलियन की बात मान ली और जो फ्रांस के ट्रूप्स हैं उनको मैंने अपनी सॉइल दे दी, हालांकि हमें कुछ भी नहीं मिला, इवन कि हमें डिसीव कर रहा है नेपोलियन। तो इस खाते में या इस गिल्ट में चार्ल्स फोर ने रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया अपने तख्त को और अपने बेटे को चार्ज दे दिया फर्डिनेंड को, ठीक, अपनी गलती को ठीक करने के लिए कि यार ठीक है मुझसे गलती हुई है, मैं अपना तख्त छोड़ देता हूं। मजबूर किसने किया? स्पेनिश सेंटिमेंट्स ने, ठीक, लोगों ने स्पेन के कि भाई आपने क्या कर दिया, कैसे आपने नेपोलियन के साथ डील की कि आपको यह पता नहीं चला बादशाह को? भाई लोग बातें करते थे कि ये पता नहीं चलता इस बादशाह को कि नेपोलियन डिसीव कर रहा है हम लोग को। आगे देखो, नेपोलियन इनवाइटेड चार्ल्स एंड फर्डिनेंड टू सेटल डिस्प्यूट। जब चार्ल्स फोर ने अपने बेटे को तख्त दे दिया फर्डिनेंड को, तो नेपोलियन ने जब यह देखा कि यार चार्ल्स फोर ने तो तख्त छोड़ दिया और फर्डिनेंड को दे दिया है, तो नेपोलियन को वो गुस्सा समझ आ गया कि ये चार्ल्स फोर या स्पेनिश सेंटिमेंट्स क्यों जागे हैं। इसी वजह से जागे हैं कि मैंने इन्हें कहा था कि मैं तुम्हें पुर्तगाल का हिस्सा दूंगा, अब मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशन है नहीं। तो इस वजह से भाई स्पेन में ये चेंज ऑफ थ्रोन हुआ है, चार्ल्स फोर ने अपने बेटे को दे दिया, ठीक। अब नेपोलियन को जरा सा एक चीज वो कर रही थी, टच कर रही थी, क्या चीज? कि यार अगर फर्डिनेंड बादशाह बनता है और फर्डिनेंड कहता है कि भाई मैं आज के बाद फ्रांस के ट्रूप्स को यहां से गुजरने नहीं दूंगा, तो मैं जो पुर्तगाल पे अटैक कर रहा हूं, मेरे फ्रेंच ट्रूप्स इसी रास्ते से जा रहे हैं, उनका तो रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक। नेपोलियन अब ये सोच रहा है कि फर्डिनेंड तो कल को ये कह सकता है ना कि आज के बाद फ्रेंच ट्रूप्स मेरी सॉइल से नहीं गुजरेंगे, तो मेरे जो फ्रेंच ट्रूप्स पुर्तगाल पे अटैक कर रहे हैं वो फिर कहां से जाएंगे? तो इसलिए उसने इनवाइट किया चार्ल्स को और उसके बेटे फर्डिनेंड को बुलाया कि आ जाओ यहां पे फ्रेंच टेरिटरी में आ जाओ, मैं आपका मसला हल कर देता हूं, इस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। बाप बेटा दोनों पहुंच गए, मजे की बात है, बाप बेटा दोनों पहुंच गए, चार्ल्स फोर और फर्डिनेंड दोनों पहुंच गए नेपोलियन से मिलने के लिए। नेपोलियन ने चार्ल्स फोर को कह दिया कि बस आज के बाद तुम बादशाह, तो वैसे भी तुमने तख्त छोड़ दिया, आज के बाद तुम जाओ, तुम्हें पेंशन में देता हूं, पेंशन तुम्हारी लगाते हैं, तुम जाओ। और जो उसका बेटा था, ये लोग गए थे बेचारे मीटिंग करने के लिए, इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए नेपोलियन ने इनवाइट किया है, लेकिन नेपोलियन के इंटेंशंस कुछ और थे। इंप्रिजन कर दिया फर्डिनेंड को, जेल में बंद कर दिया और थ्रोन्ड जोसेफ बोनापार्ट ऑन स्पेन, और अपने एल्डर ब्रदर को, जोसेफ बोनापार्ट उसका नाम है, नेपोलियन का एल्डर ब्रदर, उसको स्पेन का बादशाह बना दिया। कमाल का बंदा है भाई नेपोलियन। राइज ऑफ स्पेनिश नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जब इसने जोसेफ बोनापार्ट को फ्रांस का बादशाह बनाया तो जाहिर बात है स्पेनिश नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जागेंगे। उन्हें दुख था कि हमारे प्रिंस को इंप्रिजन किया फर्डिनेंड को, और ऊपर से एक फ्रांस का बंदा ला के हमारे ऊपर बादशाह बना दिया। अब स्पेनिश नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं वो जागना शुरू हो गए, फ्रांस के अगेंस्ट आम लोग भी भाई आवाजें लगा रहे हैं, हालात खराब होने लगे। नेपोलियन खुद उठ के आया, जहां पे इसने अपने स्पेन में अपने भाई को, जोसेफ बोनापार्ट को बादशाह बनाया, हालात खराब होने लगे। क्यों? क्योंकि स्पेनिश नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उठने लगे। वो कह रहे थे कि हमारे फर्डिनेंड को आपने कैसे इंप्रिजन कर दिया, फिर हमारे ऊपर आपने फ्रांस का बादशाह कैसे लगा दिया, कैसे आपने हमारे ऊपर फ्रांस के बादशाह को बिठा दिया। अब नेपोलियन वहां से उठ के फ्रांस आ गया, नेपोलियन फ्रांस से उठ के स्पेन आ गया, ठीक। अब यहां तक बात समझ आई कि नेपोलियन स्पेन आ गया। अब आगे देखो, ग्रेट ब्रिटेन हेल्प बोथ पुर्तगाल एंड स्पेन इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट नेपोलियन। ग्रेट ब्रिटेन देख रहा था कि पुर्तगाल पे भी नेपोलियन ने अटैक किया हुआ है, यहां से स्पेन में भी हालात नेपोलियन ने खराब किए, तो ग्रेट ब्रिटेन ने ऑफर की, हेल्प की कि मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं, नेपोलियन की आर्मी जो है, फ्रेंच आर्मी है, उसको यहां से भगाने में मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं। इन्होंने एक्सेप्ट की, स्पेन ने भी ग्रेट ब्रिटेन की ऑफर एक्सेप्ट की और पुर्तगाल ने भी एक्सेप्ट की ऑफर, और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी प्रॉपर आर्मी भेजी वहां पे। पुर्तगाल में भी फ्रेंच ट्रूप्स के साथ ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी लड़ने लग गई,
स्पेन में चूंकि नेपोलियन खुद आ चुका था, मैंने आपको कहा कि हालात जब खराब हुए, जोसेफ बोनापार्ट जब बादशाह बना, हालात खराब हुए, स्पेनिश नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जागने लगे, वो इस फ्रेंच बादशाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो नेपोलियन खुद स्पेन आ गया। जब नेपोलियन स्पेन आया, यहां से ग्रेट ब्रिटेन की फोर्सेस भी आ गई। अब भाई स्पेन में लड़ाई शुरू हो गई, वहां से पुर्तगाल में भी ग्रेट ब्रिटेन की फोर्सेस फ्रेंच ट्रूप्स के साथ लड़ रही हैं, यहां से स्पेन के अंदर भी ग्रेट ब्रिटेन की फोर्सेस फ्रेंच ट्रूप्स के साथ लड़ रही हैं, और इवन के नेपोलियन खुद भी स्पेन के अंदर है। ठीक, अब इस सारे ड्रामा में ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन बावेरिया 1809 टू ऑक्युपाई वियना। भाई हालात खराब है हर तरफ से, पुर्तगाल में लड़ाई चल रही है, स्पेन में लड़ाई चल रही है, नेपोलियन खुद स्पेन में है, लड़ रहा है, अपने इस भाई के जोसेफ बोनापार्ट की बादशाह को कायम करने के लिए भी लड़ रहा है, वहां से ग्रेट ब्रिटेन की फोर्सेस के साथ भी लड़ रहा है। इस खराब हालात में ऑस्ट्रिया ने मौका उसको मिला, उसने बावेरिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी, क्योंकि उसे वियना चाहिए था। अब ये वियना किसके कब्जे में था? ये फ्रांस के कब्जे में था। गौर से सुनो, वियना फ्रांस के कब्जे में था। मैंने आपको कहा इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती थी, और नेपोलियन की तो ये बहुत ज्यादा थी कि इलाकों पे अटैक करता था और वहां पे फिर अपने फैमिली का एक बंदा लगा देता था। तो ये वियना फ्रांस का के कब्जे में था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने देखा कि नेपोलियन मसरूफ है स्पेन के अंदर, और पुर्तगाल की लड़ाई में भी ये मसरूफ है, इसका जहन उस जगह पे है, तो ऑस्ट्रिया ने बावेरिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि उसे वियना चाहिए था। जैसे ही नेपोलियन को खबर मिली कि भाई ऑस्ट्रिया ने तो बावेरिया पे अटैक कर दिया है और वियना छीनना चाहता है, नेपोलियन स्पेन से भागता 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 ऑस्ट्रिया पहुंच गया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ना शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया को नेपोलियन ने डिफीट किया, बुरी तरह डिफीट किया, और वियना को कब्जा होने नहीं दिया, ऑस्ट्रिया के पास जाने नहीं दिया, उसे अपनी फ्रेंच टेरिटरी का ही हिस्सा बनाए रखा, बचाया उसको। यहां तक बात समझ आई? ऊपर से ये ऑस्ट्रिया में इशू चल रहा है, वहां से रशियन कैंपेन स्टार्ट हो गई, क्योंकि रशिया का जो जार था, TSAR जार कहते हैं, जो उसका बादशाह था रशिया का, वो कंटिनेंटल सिस्टम से बिल्कुल मुतमईन नहीं था, क्योंकि रशिया में भी हालात खराब हो गए थे, यूरोप का ही हिस्सा है, रशिया में भी स्टारवेशन हो गई थी, स्कार्सिटी हो गई थी, सोशल अनरेस्ट था। तो उसने कहा यार मैं भी इस कंटिनेंटल सिस्टम के साथ मजीद नहीं चल सकता। नेपोलियन को यह पता चला, नेपोलियन ने फिर भागना शुरू किया कि भाई रशिया के साथ लड़ना है, रशियन बॉर्डर्स पे पहुंच गया लड़ने के लिए। अब देखो नेपोलियन बेचारा भाग रहा है, पहले पुर्तगाल पे अटैक, फिर स्पेन के साथ लड़ाई, फिर यहां से ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई, फिर रशिया उठ गया। ठीक, उसने कंटिनेंटल सिस्टम से इंकार कर दिया, तो रशिया के साथ लड़ाई, आगे चल के प्रशियन वॉर ऑफ लिबरेशन स्टार्ट हो गई। फ्रांस ने जो प्रशिया के इलाके कब्जा किए हुए थे, वहां पे लोगों के नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जागने लगे, तो वो लोग चाहते थे कि हम आजादी हासिल करनी है हमने, और फ्रेंच जो ऑपरेशन है उससे निकलना है। तो वहां पे जब रेवोल्यूशन आने लगा, लिबरेशन, उन्होंने चाही कि हम लिबरेशन लाते हैं, और ये जो फ्रेंच ऑपरेशन है इससे आजादी चाहते हैं। पहले से नेपोलियन यहां पे बिजी है रशिया में, वहां से लिबरेशन की बात प्रशिया में स्टार्ट हो गई, नेपोलियन भाग के प्रशिया पहुंच गया लड़ने के लिए। तो नेपोलियन बेचारा अब यहां पे देखो, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, वन बाय वन सबके साथ लड़ने के लिए पहुंच रहा है, हर जगह पे पहुंच रहा है, फ्रेंच आर्मी को घुसा रहा है, लड़ो भाई, लड़ो भाई, लड़ो भाई। और इसी लड़ो 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 में, पेनिनसुलर वॉर में, फ्रेंच की आर्मी की स्ट्रेंथ वीक हो गई, फ्रांस का बहुत सारा पैसा डूब गया। जब इतने फ्रंट्स पे लड़ाई करेगा तो यही हाल होना है। अब यहां तक बात समझ आई? आगे देखो, अलाइड इन्वेजन ऑफ फ्रांस। जब नेपोलियन का एटीट्यूड देखा ना, ये ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, कि यार ये तो बस लड़ता ही जा रहा है नेपोलियन, एक जगह पे मसला खराब होता है भागता है उधर लड़ने के लिए, उस जगह पे लड़ ही रहा होता है कि कहीं और मसला खराब होता है उसको छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है लड़ने के लिए। इसने तो पूरे यूरोप को ही एक वॉर में कन्वर्ट कर दिया है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में ये वॉर ही वॉर लड़ रहे हैं, बिल्कुल सुकून है ही नहीं। तो उन्होंने प्लान बनाया अलाइड इन्वेजन ऑफ फ्रांस का 1814 में, कि हम मिलके फ्रांस पे अटैक करते हैं एक ही बार। ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया अटैक कर दिया फ्रांस के ऊपर। जब फ्रांस के ऊपर अटैक किया तो नेपोलियन अकेला अकेला तो इनके साथ लड़ रहा था। जब एक साथ ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, इन सब की आर्मी जब एक साथ आई, 4 कंट्रीज की आर्मी जब एक साथ फ्रांस के ऊपर अटैक किया, नेपोलियन बेचारे क्या कर सकता था? पहले उसकी पेनिनसुलर वॉर में इन सब में आर्मी की स्ट्रेंथ वीक हो गई थी, पैसा उसका फ्रांस का लग गया था। अब तो जो उसके सामने एनिमीज थे वो तो बहुत ही ज्यादा थे और बहुत स्ट्रांग थे। फ्रांस की आर्मी भी वीक हो गई थी इस पेनिनसुलर वॉर की वजह से, कि ये जो इस तरह
जगह जगह पे लड़ रहा है। फ्रांस की इकोनॉमी भी वीक हो गई थी और ऊपर से अलाइड इन्वेजन हुई फ्रांस के ऊपर। 1 2 3 4 कंट्रीज ने मिलकर फ्रांस पे अटैक किया। नेपोलियन बेचारे के हाथ कुछ नहीं लगना था। एक एक कंट्री के साथ तो वो लड़ सकता है, लेकिन जब 4 कंट्री एक साथ आ गए उसकी हवा निकल गई नेपोलियन की। अब देखो, जब अलाइड इन्वेजन हुई, फ्रांस को टेरिबली शिकस्त दी। नेपोलियन नहीं लड़ सकता था, फ्रेंच आर्मी नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि पेनिनसुलर वॉर में उसका बेड़ा गर्क हो गया था फ्रेंच आर्मी का। ठीक, उनकी फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो गई थी, सोल्जर्स मर गए थे। तो फिर नेपोलियन ने हथियार डाल दिए। आती है ट्रीटी ऑफ फाउंटेन ब्ल्यू 1814। इस अलाइड इन्वेजन के बाद जब फ्रांस को हरा दिया, नेपोलियन ठंडा पड़ गया, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ फाउंटेन ब्ल्यू की 1814 में। इसको फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस भी कहते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बुक्स में ट्रीटी ऑफ फाउंटेन ब्ल्यू अलग लिखा होता है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस अलग लिखा होता है। कंफ्यूज नहीं हो, इसी को बस फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस समझो। ट्रीटी ऑफ फाउंटेन ब्ल्यू को 1814 में हुई। ये ट्रीटी की खासियत क्या थी, ये जो पहली ट्रीटी हुई, क्योंकि इसके बाद यहां पे हम सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस भी पढ़ेंगे। इन दोनों में फर्क है। देखो, जब अलाइड इन्वेजन हुई, नेपोलियन को हरा दिया, तो पहली ट्रीटी हुई फाउंटेन ब्ल्यू की 1814 में फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस। इट वाज अ पर्सनल ट्रीटी विद नेपोलियन ऑन लिबरल टर्म्स। ये जो पहली ट्रीटी हुई ना पेरिस की, ये फाउंटेन ब्ल्यू की, इसमें ये एक पर्सनल ट्रीटी थी नेपोलियन के साथ और बड़ी लिबरल टर्म्स में हुई। क्या थी लिबरल टर्म्स? एब्डिकेट फ्रेंच थ्रोन। नेपोलियन को कहा कि यार ये फ्रेंच थ्रोन को छोड़ दो, रिटायर टू एल्बा, और एक कंट्री है एल्बा, आप वहां पे चले जाए वहां पे। एनुअल पेंशन आपको दी जाएगी 2 मिलियन फ्रैंक्स। एनुअल पेंशन आपको मिलेगी 2 मिलियन फ्रैंक्स, और आपकी जो फैमिली है उसको एनुअल पेंशन मिलेगी 2.5 मिलियन फ्रैंक्स, 2.5 मिलियन फ्रैंक्स। लेकिन एक कंडीशन है, आप एल्बा जाओगे लेकिन आपकी फैमिली नहीं जाएगी, आपकी फैमिली यहीं फ्रांस में रहेगी। आपकी फैमिली को हम यहीं पे पैसे देंगे, 2.5 मिलियन फ्रैंक्स हम यहीं पे देंगे। लेकिन नेपोलियन को एल्बा जाना होगा, और वहां पे एल्बा में भी इसको पेंशन मिलेगी 2 मिलियन फ्रैंक्स। नो इंडेमनिटी ऑन फ्रांस, चूंकि नेपोलियन फ्रांस से था और फ्रांस की आर्मी को हर जगह इन्वॉल्व कर रहा था लड़ाइयों में, तो पहली जो ट्रीटी हुई थी पेरिस की, ट्रीटी ऑफ फाउंटेन ब्ल्यू, इसमें फ्रांस के ऊपर कोई इंडेमनिटी नहीं लगाई। ठीक। बॉर्बन्स रीस्टोर्ड, जो बादशाहत थी लुइस 16 का जो खानदान था, अब नेपोलियन को हटाया, उसके लुइस 16 के खानदान के बंदों को दोबारा से थ्रोन पे ले आए। और एक और बात यहां पे याद रखें, ये जो इसने अपना भाई एल्डर ब्रदर जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन में बादशाह बनाया था और उसको डिफेंड कर रहा था, इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में, मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख दें, कि ये भी बात हुई थी कि ये जोसेफ बोनापार्ट को आपने स्पेन से हटाना है। ये हटेगा, स्पेन का अपना बादशाह लगेगा फर्डिनेंड, ये हटेगा। नेपोलियन मान गया था, क्योंकि नेपोलियन के पास और कुछ नहीं था बचा। नेपोलियन ने ये सारी टर्म्स मानी है। बॉर्बन्स रीस्टोर्ड, फ्रेंच बाउंड्रीज रिड्यूस टू व्हाट दे वर इन 1792। और नेपोलियन के दौर में जो नेपोलियन लड़ाइयां लड़ता था और डिफरेंट टेरिटरीज पे जाके कब्जा कर लेता था, उसको अपने फ्रांस की टेरिटरी बना लेता था। तो इन्होंने फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस में फ्रेंच की बाउंड्रीज को रिड्यूस किया, जो उसकी बाउंड्रीज 1792 में थी उतना रिड्यूस किया। जो एक्स्ट्रा इलाके थे वो जहां जहां से कब्जा किए हुए थे उनको वापस कर दिए। ठीक। हां, उनमें कुछ इख्तलाफ है जो हम कांग्रेस ऑफ वियना में पढ़ेंगे। ठीक, अगला टॉपिक होगा हम लोग का, लेकिन अगले से भी अगला होगा, क्योंकि अगले में हम डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन करेंगे। यहां तक समझ आई फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस। नेपोलियन मान गया, चला गया, उठ के एल्बा चला गया। उसने कहा यार अब मेरे हाथ में अब कुछ नहीं, चला गया एल्बा, रिटायर्ड टू एल्बा। उसके बाद आता है द 100 डेज, जो आप कांग्रेस ऑफ वियना यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, वो ओरिजिनल कांग्रेस ऑफ वियना है। ये जो द 100 डेज है, इसको कहते हैं फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना। पहले ये हुई थी। इसमें क्या हुआ द 100 डेज में? यूरोपियन डिप्लोमेट्स इकट्ठा हुए कि भाई अब वही कांग्रेस ऑफ वियना की बातें कि टू रीड्रा द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप, फ्रांस का क्या बनेगा, किस तरह हमने सिस्टम को चलाना है। लेकिन ये द 100 डेज नाकाम हो गए। क्यों? क्योंकि 100 दिन यूरोपियन डिप्लोमेट्स आए इस फर्स्ट ट्रीटी के बाद। 100 दिन के लिए वो लोग आए कि भाई हमने अभी दोबारा से यूरोप का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करना है, फ्रांस के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, ये सब चीजें सोचनी है। लेकिन इस 100 डेज में यूरोपियन डिप्लोमेट्स इकट्ठा थे, शराब पीते रहे, शादियां करते रहे, जो लड़की पसंद आ रही है भाई शादी करो, इन चीजों में लगे रहे। सीरियस एफर्ट नहीं थी इस 100 डेज में। ये जो फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना है, द 100 डेज, कोई सीरियस एफर्ट नहीं थी, कोई सिंसियर नहीं था।
बस अपनी मस्ती में मस्त थे। अब द 100 डेज चल रहे हैं, यूरोपियन डिप्लोमेट्स अपनी मस्ती में हैं, शादियां कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। वो जो क्वेश्चन था ना कि फ्रांस के साथ रिलेशन कैसे होंगे, यूरोप का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करना है, कोई काम नहीं हुआ उस पर। ठीक, नेपोलियन साहब एल्बा चले गए थे, एल्बा में बैठे हुए थे, लेकिन नेपोलियन साहब को पेंशन नहीं मिल रही थी। ये जो 2 मिलियन फ्रैंक्स पेंशन है ना, ये उनको नहीं मिल रही थी। तो वो गुस्से में वहां से आए। एक तो उन्हें ये बात भी पता चली कि ये जो 100 डेज चल रहे हैं, फर्स्ट कांग्रेस ऑफ वियना, इसमें यूरोपियन डिप्लोमेट्स तो बस अयाशियों में लगे हुए। तो नेपोलियन साहब वहां से गुस्से में आए, फ्रांस के सोल्जर्स को कहा कि दोबारा से अटैक करते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही नेपोलियन आया, इसकी इंटेंशन थी कि मैंने अटैक करना है दोबारा से, और मैंने दोबारा से फ्रांस का बादशाह बनना है। किस्मत इसकी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में स्टार्ट हो गई। यही अलाइड कंट्रीज थे, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया। क्योंकि नेपोलियन वापस आया, दोबारा से फ्रांस का बादशाह बनना चाहता है। वापस क्यों आया? 2 रीजंस। एक तो इसको ये पेंशन नहीं मिल रही, 2 मिलियन फ्रैंक्स। दूसरी बात, ये जो 100 डेज में यूरोपियन डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, इनका एटीट्यूड देख के नेपोलियन को गुस्सा आ गया। ठीक, अच्छा, इसमें तीसरी बात भी है कि नेपोलियन अपनी जो फैमिली से कांटेक्ट कर रहा था, वो कांटेक्ट करने नहीं दे रहे थे नेपोलियन को उसकी फैमिली से। तो ये 3 रीजंस बने। नेपोलियन उठ के आ गया, इसने कहा मैं दोबारा से फ्रांस का बादशाह बनूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। फ्रेंच आर्मी को तैयार किया। जैसे ये आया, फ्रेंच आर्मी को तैयार किया, दोबारा से बादशाह बनने की इंटेंशन जाहिर की। इन्हीं अलाइड कंट्रीज ने बैटल दोबारा लड़ी वाटरलू के मकाम पे 1815 में। और ये दूसरी बार जब इन्होंने बैटल लड़ी ना नेपोलियन के अगेंस्ट, सब ने मिलके, पहली बार तो इधर लड़ी थी, दूसरी बार जब लड़ी, नेपोलियन को पूरी तरह इन्होंने डिफीट किया। ठीक, फ्रेंच आर्मी को पूरी तरह कमजोर किया। नेपोलियन बुरी तरह हारा है दूसरी बैटल में, पहली में भी हारा, दूसरी में बुरी तरह हारा। फ्रेंच आर्मी बुरी तरह सफर करने लग गई। फिर आती है सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस 1815। फर्स्ट ट्रीटी में लिबरल टर्म्स थे, नेपोलियन के साथ पर्सनल ट्रीटी थी, लिबरल टर्म्स पे की। अब जो सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, इसमें टर्म्स हार्श हो गई, सख्त हो गई। देखो सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ, फ्रेंच बाउंड्रीज रिड्यूस्ड 1790, फ्रांस की बाउंड्रीज को मजीद रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन उठ के आ रहा है और फ्रांस के लोग और फ्रेंच आर्मी सपोर्ट कर रही है। तो फ्रांस को सजा के तौर पे उसकी बाउंड्रीज को मजीद रिड्यूस किया कि आप नेपोलियन को सेंचुरी कैसे दे सकते हो, नेपोलियन ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी जंगें लड़ रहा है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम ले आया, बेड़ा गर्क कर दिया यूरोप का, आप फिर भी उसको अपना बादशाह मानने के लिए तैयार हो। तो फ्रांस की बाउंड्रीज को मजीद रिड्यूस किया 1790 तक। ठीक, हैवी इंडेमनिटी ऑन फ्रांस। देखो पहली जो ट्रीटी हुई थी उसमें नो इंडेमनिटी ऑन फ्रांस, कोई इंडेमनिटी नहीं लगाई। जब नेपोलियन दोबारा आया इसी इंटेंशन से कि मैं दोबारा बादशाह बनूंगा, ठीक, दोबारा से लड़ूंगा यूरोप में, बैटल ऑफ वाटरलू हुई, इन्हीं अलाइड लोगों ने नेपोलियन के अगेंस्ट बैटल लड़ी वाटरलू के मकाम पे और नेपोलियन को शिकस्त दी। अब हैवी इंडेमनिटी ऑन फ्रांस, इंडेमनिटी लगा दी फ्रांस के ऊपर, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, हैवी इंडेमनिटी ऑन फ्रांस। और प्लस आर्मी डिप्लॉयड इन फ्रांस अंटिल द इंडेमनिटी वाज पेड। पहले में आप देखो कोई इंडेमनिटी नहीं थी फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस में, और कोई ऐसी क्लॉज आपको नजर नहीं आएगी कि हम आर्मी डिप्लॉय करेंगे फ्रांस के अंदर। पहली ट्रीटी में ऐसी कोई क्लॉज नहीं। दूसरी ट्रीटी, सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस हार्श है। इसमें इन्होंने जो अलाइड कंट्रीज थे, जीबी, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, इनकी कंबाइंड आर्मी डिप्लॉय की फ्रांस के अंदर कि जब तक फ्रांस ये इंडेमनिटी पे नहीं करता हमारी आर्मी यहां पे रहेगी। जिस दिन इसने इंडेमनिटी कंप्लीटली पे कर दी, हमारी आर्मी फ्रांस की सॉइल को छोड़ के चली जाएगी। ऐसे क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि दोबारा से नेपोलियन ना आ जाए या नेपोलियन की फैमिली का कोई मेंबर ना आ जाए, दोबारा से फ्रांस के अंदर हालात को मजीद खराब ना करे और दोबारा से फ्रांस बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए मसला ना बने। तो आर्मी डिप्लॉय कर दी फ्रांस के अंदर जब तक इंडेमनिटी वो पे नहीं करता। और नेपोलियन एग्जाइल टू सेंट हेलिना, और नेपोलियन को प्रॉपर्ली एग्जाइल कर दिया कि गुड बाय, अब दोबारा शक्ल नहीं देखना फ्रांस की, सेंट हेलिना भेज दिया। फिर नेपोलियन वहीं पे रहा और नेपोलियन की डेथ भी वहीं पे हुई 1821 में। फिर दोबारा नेपोलियन नहीं आया। अब इसकी समझ आई पेनिनसुलर वॉर की, ये डेवलपमेंट्स की समझ आई। रघुबीर दयाल साहब की बुक है
अगर पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ लो, ठीक। इजी लिखा हुआ है, टफ नहीं है। रघुबीर दयाल साहब की मैं भी वहीं पढ़ता हूं, वहीं से मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सब कुछ, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।